अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे और कल का टेस्ट दे चुके होंगे जो हम लोगों ने कर लिया है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए का। उम्मीद है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा। तो पहले एक नज़र डालते हैं आप लोगों के टेस्ट के रिज़ल्ट्स के ऊपर। तो शेयर करें सारे स्टूडेंट्स अपने अपने बायोलॉजी के मार्क्स, जो लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का जो है मुज़ाहरा करेंगे। तो स्टूडेंट्स ज़रा बताना शुरू करें कि कल आप लोगों ने कितने कितने मार्क्स एफएलपी के टेस्ट में लिए हैं, यानी बायोलॉजी के पोर्शन में कितने मार्क्स थे आप लोगों के? जल्दी से बताएं ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो। हाँ जी स्टूडेंट्स, 28 मार्क्स, ठीक है जी। बाकी बच्चे भी बताएं, अभी तक मुझे सिर्फ एक बच्चे ने मार्क्स बताए हैं। तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने मार्क्स शेयर करें। मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कितने अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी अपने अपने मार्क्स शेयर कर दें। हरी अब स्टूडेंट्स, जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं दोबारा बता दूंगा क्योंकि मैंने सवाल ये पूछा है कि कल जो आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसमें आपके बायोलॉजी वाले पोर्शन में कितने नंबर हैं। तो सारे लोग अपने अपने नंबर्स यानी मार्क्स को शेयर करें ताकि मुझे आइडिया हो सके कि आप लोग अभी कितने पानी में हैं। ठीक है, तो अभी तक शेयर किए हैं रीनद, आपका नाम रीनद, चलें 28 मार्क्स हैं जी आपके। और रुखेमा का नाम है, 24 नंबर आपके हैं। तैयबा के 27, आरफा के हैं जी 26, सानिया के 27, मोहम्मद साजिद के कितने हैं जी 24, रबिया के 28, मरियम के हैं जी 28, अनीबा के 26, मीर करम के हैं 27। फिराज बेटे आप भी बताएं कितने मार्क्स हैं आपके? बल्कि बता दिए आपने, नहीं बताए? बता दिए, 25 हैं और 26 हैं। बाकी उन्हें नहीं दिया टेस्ट। बाकी भी अपने अपने मार्क्स शेयर करें कल के टेस्ट के जल्दी से। राना जी का पूरा नाम क्या है जी? राना साहब के 28 नंबर हैं। दानिया, अस्सलाम वालेकुम सर, बेटे मार्क्स बताएं अपने ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी जल्दी अपने मार्क्स शेयर कर दें। 26 नंबर, वेरी गुड। आयशा 25 नंबर हैं। 30 वाला कोई नहीं है बच्चों? किसी को पता है कि 30 वाला है कोई? डू यू नो एनीवन जिसके 30 मार्क्स आए हों? राणा साहब का मुकम्मल नाम है राणा मुदस्सर साहब, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत नाम है। अच्छा जी, मुझे लगता है किसी के 30 नहीं थे। सो हमें जो है ना इंतज़ार करना पड़ेगा मज़ीद नेक्स्ट टेस्ट तक के कोई बच्चा जो है वो आप में से टैलेंटेड हो मेरी तरह और वो 30 नंबर लेने में कामयाब हो जाए। ठीक है बच्चों, सो अभी तक जो है ना आप लोग उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। मैंने 28 तक गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको चाहिए कि थोड़ा सा और ज़ोर लगाएं, अपने आप को थोड़ा सा और पंप करें, थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाएं। इंशाल्लाह 30 आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब यहाँ 30 आना स्टार्ट हो गए तो समझो डॉक्टर बनने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अब्दुल हादी ने अभी ज्वाइन किया जी, वो बताएगा। 30 थे मेरे, इसका मतलब एक मिल गया 30 वाला बच्चा, 30 वाला बच्चा मिल गया। ठीक है, अच्छा सर, एप्लीकेशन में प्रोक्रियोट्स में जी मैं भी आपको सारे एमसीक्यूज डिस्कस करवा देता हूँ, आपने परेशान नहीं होना, मैं इधर ही हूँ। ठीक है, लें स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द एफएलपी टेस्ट। आप लोगों ने ध्यान से सारे एमसीक्यूज का आंसर जो है ना वो याद करना है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है
तो आप लोग मुझसे फ़ौरन कंसल्ट करेंगे, ठीक है। चलें, आर यू रेडी? खोल लें बच्चों, टेस्ट खोल लें सारे, और मुझे फ़ौरन मैसेज करें कि वी आर रेडी फॉर डिस्कशन। रेडी? रेडी का मैसेज कर दें, तमाम लोग अलर्ट हो जाएं। उम्मीद है आप लोगों ने खाना शाना खा लिया होगा, नाश्ते शाश्ते कर लिए होंगे। सो जल्दी से अब रेडी का मैसेज कर दें ताकि मैं डिस्कशन स्टार्ट करूं। और आज मैं डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह एक दो चीज़ें भी आप लोगों को आगे पढ़ा दूंगा, ठीक है, यानी दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? यस सर, जी सर रेडी, जी सर रेडी। बाकी बच्चे भी बताएं जी जल्दी। बेटे सारे मैसेज किया करें ताकि आप लोग थोड़ा सा लें जी। अभी तक सबका मैसेज नहीं आया रेडी का, बहुत ढीले हैं आप लोग। तबीयत मेरी ख़राब है और ढीले आप लोग हुए हैं। इट्स नॉट फेयर स्टूडेंट्स। लंच सर, लंच सर, सर लंच है? कैसी बातें कर रहे हैं बेटे आप? चलें स्टूडेंट्स, हेयर वी गो, वी आर गोइंग टू डिस्कस द यस्टरडेज टेस्ट। तैयार हैं? वेरी गुड बच्चों। किधर है जी बच्चों आप लोगों का टेस्ट? ये कल हुआ ना आप लोगों का टेस्ट? ठीक है, नम्स FLP ये है। नहीं दिया, नेट प्रॉब्लम थी बेटे, बहुत बुरी बात। नेट अपना पहले से चेक किया करें, जब तक आप नहीं करेंगे नेट प्रॉब्लम ठीक, आप लोगों की जो है ना बात नहीं बनेगी, ठीक है। लें स्टूडेंट्स, हेयर वी गो टू द डिस्कशन। अब आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, ठीक है, डिस्कशन से ही MD कैट के एंट्री टेस्ट में बहारें होती हैं। जितनी ज़्यादा डिस्कशंस होंगी समझें आप लोगों के, उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। सो डिस्कशंस में आप लोगों को लगता है कि वही वाले MCQ डिस्कस हो रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नए रास्ते खुलते हैं, नए ट्रैक्स खुलते हैं, नई चीज़ें पता चलती हैं कि भाई इस तरह भी हो सकता था, इस तरह लिखा होता तो ये होता। सो नई नई बातें जो है ना वो डिस्कशन में छोटी छोटी पता चलती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत होती हैं। जैसे कतरे कतरे से मिलकर दरिया बनता है, ऐसे ही डिस्कशन की वो जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं से ही आप लोगों के कॉन्सेप्ट मज़ीद शार्प हो जाते हैं, ठीक है। लें जी, पहला MCQ था बच्चों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? एम आई राइट स्टूडेंट? ज़रा साथ साथ इंगेज हो जाए। ठीक कहा ना बच्चों? बोलें ठीक कहा। अगर किसी को गलत लगता है तो मुझ पे इतराज़ भी कर सकता है, ठीक है। तो करना तो नहीं चाहिए। लें जी, पहला MCQ हुआ, इफ़ वन चेन ऑफ DNA डुप्लेक्स इज़ 5 to 3 द अदर विल बी। सिंपल सा आंसर है, अदर जो है ना वो 3 to 5 होगा, इसीलिए हमने इनको एंटी पैरेलल कहा है। जब भी आप DNA का डुप्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, तो एक जो आपकी स्ट्रैंड होती है वो 5 to 3 होती है और दूसरी जो है वो 3 to 5 होती है। कोई बताएगा बच्चों कि 5 प्राइम एंड पर कौन सा ग्रुप लगा होता है? हाँ जी, 5 प्राइम एंड पर कौन सा ग्रुप लगा होता है? निशानी क्या है 5 प्राइम एंड की? देखते हैं आप में से कौन सा बच्चा मेरी तरह बहुत ज़्यादा लाइक है। हाँ जी, हु विल टेल मी? हाँ जी, हु विल टेल मी? शाबाश। तो 5 प्राइम एंड की निशानी है, वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है, 5th कार्बन होती है, 5th कार्बन वाली साइड होती है। और 3rd या 3 प्राइम एंड का मतलब है कार्बन नंबर 3 होती है शुगर की, तो वो उसकी निशानी है जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है। लें बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिनल इज कंजर्व्ड आफ्टर द 1 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन द इटसेल्फ नॉट। तो इसमें था आंसर, डुप्लेक्स का सीक्वेंस तो कंजर्व रहता है लेकिन डुप्लेक्स खुद कंजर्व नहीं रहता, जिसको आसान लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी सीक्वेंस कंजर्व रहता है लेकिन डुप्लेक्स खुद से कंजर्व्ड नहीं रहता, ठीक है। तो आंसर था डुप्लेक्स यानी दोनों ब्लैंक्स में समहाउ डुप्लेक्स ही आना था कि डुप्लेक्स का सीक्वेंस
कंजर्व रहेगा, लेकिन डुप्लेक्स खुद से बजाते खुद क्यों कंजर्व नहीं रहेगा? बिकॉज वो अनजिप हो जाता है। जब वो अनजिप हो गया तो इसका मतलब वो डुप्लेक्स नहीं रहा जो पहले था। हाँ, सीक्वेंस वही है। इन सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड ऑफ डुप्लेक्स सेपरेट आउट अनजिप ईच एक्टिंग एज a dash or dash along with nucleotides are arranged, thus giving rise to two new duplexes. So मॉडल या माउल्ड दोनों का मतलब सेम ही है। ये एक्चुअली सिनोनिम्स हैं टेम्पलेट के। आपको पता है जब दोनों अनजिप होते हैं ना तो दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के तौर पर एक्ट करते हैं, दोनों अपने अपने डॉटर स्ट्रैंड्स को कंप्लीट करते हैं। सो मॉडल या माउल्ड जो है ना ये टेम्पलेट के सिनोनिम्स हैं। टेम्पलेट कहते हैं सांचा, जिसको देखकर रेप्लिकेशन की जाए। मॉडल भी वही होता है ना जिसको देख के आप कोई कॉपी करते हैं, माउल्ड भी वही होता है। सो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जब खुलते हैं, ठीक है, जब खुलते हैं, चेक करेंगे जब दोनों खुलेंगे तो ये अलग टेम्पलेट होगा, ये अलग टेम्पलेट होगा। इसने भी अपना डॉटर स्ट्रैंड बना लेना है और इसने भी अपना डॉटर स्ट्रैंड बना लेना है। नेक्स्ट है चौथा एमसीक्यू, द कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन स्टेटेड दैट द पेरेंटल डुप्लेक्स डबल हेलिक्स वुड। तो कंजर्वेटिव में मैंने आपको बताया था कंजर्व रहता है, रिमेन इंटैक्ट, उसके अंदर कोई अनजिपिंग नहीं होती, कोई तब्दीली नहीं आती, उसका डुप्लेक्स ख़राब नहीं होता, खुलता भी नहीं है, रिमेन इंटैक्ट रहता है। मीन वो खुलता, अनजिप नहीं होता, सेपरेट नहीं होते उसके स्ट्रैंड्स। पांचवा है, इन दिस मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पेरेंटल डीएनए वुड बिकम कंप्लीटली डिस्पर्स। जब डिस्पर्स का वर्ड आ गया तो आप मेरा नहीं ख्याल कोई सोचना शुरू करें, आप डायरेक्ट डिस्पर्सिव लगाएंगे, जिसमें मैंने तस्वीर में भी दिखाया था आपको। जो न्यू मॉलिक्यूल बनते हैं उसमें पेरेंटल और डॉटर दोनों मॉलिक्यूल्स के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मिक्सचर होता है वो। सो आंसर होगा डिस्पर्सिव मॉडल बीटा। ठीक है, कैसे होगा मैंने बता दिया था, पिक्चर भी दिखाई थी आपको। Maslin and Stahal interpreted that after the first round of replication, each daughter DNA duplex was hybrid, possessing one of the dash strand of parent molecule and one dash strand. जो हाइब्रिड होता है, हाइब्रिड मॉलिक्यूल अगर हम बनाएं डीएनए का तो इस तरह का होता है जी बच्चों, हाइब्रिड। ठीक है, ये हाइब्रिड अल्लाह भला करे आपका। इसके अंदर एक स्ट्रैंड हैवी होगा और दूसरा स्ट्रैंड लाइट होगा, या यूं समझे एक 15 वाला होगा और एक 14 नाइट्रोजन वाला होगा। सो हाइब्रिड को हम इस तरह से बना सकते हैं, एक हैवी और एक लाइट। जो हैवियर डीएनए होता है उसके दोनों स्ट्रैंड हैवी होते हैं, जो लाइट डीएनए होता है नॉर्मल डीएनए उसके दोनों स्ट्रैंड लाइटर होते हैं। ठीक है, इन मैस्लन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट्स F1 जनरेशन ऑफ डीएनए वॉज, सबको पता है F1 जनरेशन जो फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद आती है, फर्स्ट फ्लैल जनरेशन जो 20 मिनट की ई कोलाई की रेप्लिकेशन के बाद आई थी, वो हाइब्रिड थी इसी तरह की, इसमें एक स्ट्रैंड हैवी था और एक स्ट्रैंड लाइटर था। देयर आर कितने डीएनए पॉलीमरेजेस इन बैक्टीरिया? आप लोगों को मैंने अच्छी तरह प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ाया था। देयर आर 3 डीएनए पॉलीमरेजेस इन बैक्टीरिया, देयर इज नो डाउट इन इट, देयर इज नो डाउट इन इट। इन बैक्टीरिया पॉलीमरेज इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन आर 1 and 3। कैसे है, मैंने आप लोगों को ध्यान से समझाया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन एंजाइम तो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, लेकिन जहाँ जहाँ आरएनए प्राइमर होता है, जहाँ जहाँ आरएनए प्राइमर होता है उस आरएनए प्राइमर को डीएनए से रिप्लेस करने वाला एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 1 है। सो 1 and 3 दोनों रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं। अब क्वेश्चन ये है कि 2 कहाँ गया? क्या 2 रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं है? तो बिल्कुल आंसर यही है,
टू जनरली रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। टू सिर्फ उस वक्त आता है जब रिपेयरिंग करनी होती है। मैंने आपको प्रॉपर खूबसूरत सी राइटिंग में लिखवाया था रिपेयर कि डीएनए पॉलीमरेज 2 इज इन्वॉल्व इन द रिपेयर। अगर कहीं पे गलत न्यूक्लियोटाइड आके लग जाता है, वो हर बार तो नहीं लगेगा, हर रेप्लिकेशन में तो नहीं लगेगा। जब कभी गलत न्यूक्लियोटाइड लग जाए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में, गलत बेस आके लग जाए, तो उसने ठीक करना होता है उसको। सो उसका काम डीएनए पॉलीमरेज 1 जैसा तो है, लेकिन वो सिर्फ रिपेयरिंग के वक्त आएगा। जनरल रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज 2 नहीं आएगा, ठीक है। उसमें आपको मैंने एनिमेशन में भी दिखाया था, बार बार 3 और 1 ही आ रहे थे। चले, एक आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू आपने इसका जवाब देना है, इसी से रिलेटेड। हाउ मैनी टाइम्स डीएनए पॉलीमरेज 1 act on lagging strand in DNA replication। ठीक है, आपके पास अल्फा है 1 टाइम, बीटा है 2 टाइम, चार्ली है मैनी टाइम्स, डेल्टा है नो टाइम्स या नन। ठीक है, जल्दी से। सर रिपेयरिंग भी तो रेप्लिकेशन के दौरान ही होती है ना, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि रेप्लिकेशन होगी, रेप्लिकेशन के दौरान रिपेयरिंग होगी। अब जब मशीन ख़राब होती है रेप्लिकेशन के दौरान तभी रिपेयरिंग कराएंगे ना, कि हमें रिपेयर कराएंगे। आपका पंखा ठीक चल रहा है, आप फिर भी कहेंगी लाओ जी पंखे वाले को ठीक करें। आम तौर पे नहीं होगा, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर क्या नाम है, डीएनए पॉलीमरेज 2 को ऑर्डर पे मंगवाया जाएगा। ठीक है। सो बच्चों, सी ऑप्शन क्यों है जी? सी ऑप्शन वाई। कोई जवाब देगा? अच्छा सा देखते हैं जी किसका दिमाग ज़्यादा चलता है, कौन जवाब देगा अच्छा सा। वाई इट एक्ट मैनी टाइम। बेटे 1 आंसर नहीं है, आंसर मैनी ही है। ठीक है, वाई इट एक्ट मैनी टाइम्स। हाँ जी, कोई बताएगा? गॉट इट सर, थैंक यू। 1 नहीं है इसका आंसर, मैनी है। तो बताओ जी, डीएनए पॉलीमरेज 1 लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर मैनी टाइम्स क्यों आएगा? व्हाट विल बी द रीजन? वेरी गुड, क्योंकि हर ओकाज़की फ्रैगमेंट बनाने के लिए आरएनए प्राइमर लगेगा। ठीक है, और हर ओकाज़की फ्रैगमेंट को आरएनए प्राइमर, हर ओकाज़की फ्रैगमेंट के आरएनए प्राइमर को चेंज करना पड़ेगा। तो फ्रैगमेंट्स आपको पता है लैगिंग स्ट्रैंड के बहुत दफ़ा लगते हैं। सो ओकाज़की फ्रैगमेंट ज़्यादा सारे होते हैं, सो उन सब के आरएनए प्राइमर को चेंज करना पड़ता है। सो बार बार डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, लीडिंग पे बार बार नहीं आएगा। लीडिंग में अगर एक साइड से शुरू हुई है तो 1 मरतबा आएगा, 2 साइड से शुरू हुई है तो 2 मरतबा आ जाएगा। ठीक है, तो लैगिंग पे बार बार आएगा क्योंकि वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं और हर फ्रैगमेंट के लिए आरएनए, ठीक है, यूज़ तो एक दफ़ा ना 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 बार बार यूज़ होगा। ठीक है, जब जब टुकड़ा बनने लगेगा ना, तब तक आप लोगों ने लगता है एनिमेशन ध्यान से नहीं देखी, रज़िया एनिमेशन आपको ध्यान से देखनी चाहिए। बार बार जब ओकाज़की फ्रैगमेंट बनेंगे तो बार बार डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा। ठीक है, लीडिंग में नहीं आएगा बार बार। सर एक बात पूछनी थी कि लैपटॉप में स्क्रीनशॉट लेने का टूल बता दें, उसके टूल का नाम मुझे फिर भूल गया है। वो है स्क्रीनशॉट, आप नेट पे लिखें स्क्रीनशॉट टूल, आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे लैपटॉप में जो इंस्टॉल हो मुझे भूल गया है, आप लिखें हाँ स्निपिंग टूल,
स्निपिंग टूल, बिल्कुल ठीक है। स्निपिंग, स्पिनिंग नहीं बेटे, स्निपिंग, स्निपिंग, ठीक है। स्निप टूल आप लिखेंगे या स्निपिंग टूल लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आल्ट प्लस पार्ट्स, ये क्या है अनीसा, ये क्या आल्ट प्लस पार्ट्स इसको एलोबरेट करें अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है। पार्ट स्क्रीन, विंडो प्लस पार्ट स्क्रीन, चलें पता नहीं क्या कही जा रहे हैं। अच्छा हम कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। आल्ट प्लस PRTSC का मतलब कोई मुझे बताएगा ताकि मुझे भी समझ आए कि ये शॉर्टकट कौन सा है। अच्छा मुझे 10वां एमसीक्यू था, ट्रू इक्वलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम, सबको पता DNA पॉलीमरेज 3, 10वें का आंसर है चार्ली सी। दिस एंजाइम इज अ डायमर एंड कैटलाइजेस द रेप्लिकेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड, DNA पॉलीमरेज 3, ठीक है। कीबोर्ड पे स्टार्ट का साइन है, Alt PRTSC, ये दोनों बटन इकट्ठे हैं। अल्ट सर बटन है ले, वो तो मुझे पता है, ये PRTSC क्या है इसकी नहीं मुझे समझ आ रही। चलें क्वेश्चन नंबर 12 है, DNA पॉलीमरेज क्या नॉट, वो क्या नहीं कर सकता, ये मैंने प्रॉपर लिखवाया था आपको। इनिशिएट नहीं कर सकता, शुरू नहीं कर सकता। शुरू करने के लिए बच्चों उसको RNA प्राइमर की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा प्रिंट स्क्रीन, ठीक है बच्चों, प्रिंट स्क्रीन। चलें बच्चे अब वापस आए अपने इसको, इन जवाबों को कमेंट्स में लिखें। तो हमारे पास 12वें का जवाब है इनिशिएट DNA रेप्लिकेशन, के DNA पॉलीमरेज रेप्लिकेशन को शुरू नहीं करता, शुरू प्राइमेज ही करता है जब वो आके RNA प्राइमर लगाता है। पिक अप द चॉइस दैट इज इनकरेक्ट अबाउट RNA प्राइमर। अल्फ़ा ठीक है, प्राइमेज बीटा भी ठीक है, 10 RNA न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आमतौर पर। चार्ली भी ठीक है, ये पेरेंटल DNA टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री है। डेल्टा नहीं ठीक, इसको पॉलीमरेज नहीं बनाता, इसको प्राइमेज ही बनाता है। सो आंसर होगा डेल्टा, कंस्ट्रक्टेड बाय RNA पॉलीमरेज। इसको कभी भी RNA पॉलीमरेज नहीं बनाता, बेशक ये RNA है लेकिन इसको RNA नहीं बनाएगा, RNA पॉलीमरेज नहीं बनाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है DNA पॉलीमरेज 3 रिकॉग्नाइजेस एंड एड्स DNA न्यूक्लियोटाइड्स टू कंस्ट्रक्ट DNA स्ट्रैंड। DNA पॉलीमरेज 3 की एक खूबी है कि वो प्राइमर को पहचानता है और प्राइमर को पहचानने के बाद न्यूक्लियोटाइड लगाना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर ये रेप्लिकेशन है, अगर ये रेप्लिकेशन होने लगी है, इधर अगर प्राइमर आके लग गया है तो DNA पॉलीमरेज 3 प्राइमर को पहचानता है और इसके आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये प्राइमर था, यानी प्राइमर के 3 प्राइम एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड लगाता चला जाएगा और रेप्लिकेशन कंटिन्यू होती चली जाएगी। सो आंसर है प्राइमर। उसके बाद है इन DNA रेप्लिकेशन द रिप्लेसमेंट ऑफ RNA न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ प्राइमर। RNA को DNA में कन्वर्ट करने का, रिप्लेस करने का जो एंजाइम है, आप सबको पता है DNA पॉलीमरेज 1 है। रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड्स इन, मेरा नहीं ख्याल, ये नहीं पता सबको, बता दें खुद ही कौन सी डायरेक्शन है, अल्फा है आंसर, ठीक है। 5 to 3। 17th MCQs है, because the 2 parental strands of a DNA are, the new strands are oriented in। लें जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है कि जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, चूंकि ये एंटी पैरेलल हैं, एंटी पैरेलल हैं, ठीक है, सो इनकी जो रेप्लिकेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसकी टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क और इसकी जो है ना अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन, बल्कि उसकी अवे होनी थी, ठीक है। ये इस तरह हम लोगों ने पढ़ा था। 5, ये 3 to 5 है तो नीचे वाला 5 to 3 हो जाएगा और ये 5 to 3 है तो ऊपर वाला 3 to 5 हो जाएगा। सो इस तरह से ये पीछे वाले MCQs में भी यूं ही आना था, ठीक है। ये देखें, ये टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, अगर हम रेप्लिकेशन फोर्क बनाएं ऐसे,
ये रेप्लिकेशन 4 का ये, ठीक है। रेप्लिकेशन 4 की तरफ मूवमेंट हो रही है और ये अवे मूवमेंट हो रही है। तो दिस इज़ द आंसर कि ये दोनों एंटी पैरेलल हैं और इनमें जो रेप्लिकेशन होगी वो ऑपोजिट होगी, एक की टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क और दूसरे की अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क। पिक अप द चॉइस दैट इज़ नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू डीएनए रेप्लिकेशन। सिंपल सा आंसर है, ये मैंने समझा दिया। इसका आंसर भी डेल्टा है। लैगिंग स्ट्रैंड ग्रोस कंटिन्यूसली, क्योंकि लैगिंग कभी भी कॉन्टीन्यूसली नहीं बनता। ये देखें, लैगिंग जो है ना ये डिसकॉन्टीन्यूसली छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में बन रहा है। इन टुकड़ों को ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। और ये अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन 4 का है। जो कॉन्टीन्यूसली बनता है वो लीडिंग स्ट्रैंड है, जो टुवर्ड्स रेप्लिकेशन 4 का है, ठीक है। सो इसका आंसर भी डी है, यानी कि डेल्टा। The lagging strand of DNA elongates. Simple discontinuously away from replication fork, वही बात दोबारा आ गई। The length of Okazaki fragments in eukaryotes is, सबको पता है, 100 से 200 न्यूक्लियोटाइड्स, और प्रोकैरियोट्स में ये 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड्स लेंथ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, इट इज़ इनिशिएटेड व्हेन द एंजाइम्स आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू अ पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट कॉल्ड अ प्रोमोटर। तो जब प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज लगता है आके बच्चों, तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। ट्रांसलेशन उस वक्त शुरू होती है जब राइबोसोम रीड करता है और ट्रांसफ़र आरएनए आता है। सेंट्रल डोग्मा आपको पता है दोनों को मिला के कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को। सेकंड स्टेप ऑफ सेंट्रल डोग्मा इज द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन। आरएनए पे जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसकी मदद से राइबोसोम रीडिंग करके पढ़कर प्रोटीन तैयार करेगा। द टू स्टेप्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा प्रोवाइड मीन्स ऑफ, इट इज़ वेरी इजी, provide means of gene expression dash are the long strands of RNA। सबको पता है मैसेंजर आरएनए होता है जो डीएनए से बनता है, और याद रखें मैसेंजर आरएनए के अलावा बाकी जो आरएनए होते हैं वो भी डीएनए से बनते हैं, लेकिन उनकी लेंथ इतनी लंबी नहीं होती जितनी लंबी मैसेंजर आरएनए की होती है, बिकॉज प्रोटीन बहुत लंबी लंबी होती हैं, उनकी चेन बहुत बड़ी होती है। अमाइनो एसिड 1000 2000 भी होते हैं, तो उसके हर अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का कोडॉन चाहिए। सो एमआरएनए की अमूमन लेंथ लंबी होती है। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है। रेप्लिकेट भी दोनों होते हैं, अनकॉइल्ड भी दोनों होते हैं। ट्रांसक्राइब सिर्फ एक ही होता है जिसको टेम्पलेट कहते हैं, और जिससे भी आरएनए का सीक्वेंस मैच करता है वो कोडिंग कहलाता है या सेंस स्ट्रैंड कहलाता है। द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज़ नॉट ट्रांसक्राइब्ड, ये मैंने अभी बता दिया, जो ट्रांसक्राइब नहीं होता उसको हम कोडिंग या उसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, सेंस। और जो होता है वो नॉन कोडिंग होता है, एंटी सेंस भी होता है, ऑपोजिट स्ट्रैंड भी होता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट दी, सबको पता है आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट कॉल्ड प्रोमोटर। किसी को याद है प्रोमोटर में जो 2 बाइंडिंग साइट्स हैं वो कौन सी हैं? फार्मूला लिखवाया था मैंने आपको, जल्दी से वो कमेंट कर दें। एक था मेरा ख्याल है तुत जैसा, ठीक है, और दूसरा था टाट। तो वो एक्चुअल में क्या था, यानी लिखेंगे कैसे उसको, वो ज़रा आप लोग कमेंट करें ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए, दोबारा से रिवाइज हो जाए, ठीक है। जल्दी से बताएं कौन सी 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं प्रोमोटर में। याद रखें बच्चों, प्रोमोटर भी डीएनए का ही बना हुआ है, उसके अंदर भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये इस बात की इंडिकेशन है जो मैंने आपको बाइंडिंग साइट्स बताई थी। शाबाश। टूट जैसा TTGA और टा TAT वेरी गुड। मुमिना बेटे आपने टाट अधूरा लिखा है, 6 न्यूक्लियोटाइड्स पूरे होने चाहिए। लें जी नेक्स्ट है, पिक अप द बाइंडिंग साइट्स
विच प्रमोटर ऑफ प्रोक्रियोट्स, ठीक है, सबको पता है -35 एंड -10, ये यूक्रियोट्स में 25 और 75 होती हैं मेरा ख्याल है। आखिर -10 सीक्वेंस ऑफ प्रोक्रियोट्स रीड है स्टार्ट 8, ये फिर से वही MCQs है। इन द प्रोसेस ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, मैंने बड़ा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व रहता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंजर्व नहीं रहता, ठीक है। चलें बच्चों, अभी 15-20 मिनट रहते हैं, हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके नम्स से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MD कैट में तो वो शामिल नहीं है, नम्स के अंदर वो शामिल है जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक साथ में कर लें आप, MD कैट वाले बच्चों को ये करने की ज़रूरत नहीं है। यूक्रियोट्स में प्रोमोटर रीजन की यही सीक्वेंस होती है जी, प्रोमोटर रीजन का ये सीक्वेंस नहीं है, रीजन के अंदर बाइंडिंग साइट्स का ये सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस यही होंगे लेकिन जगह चेंज होगी, लोकेशन वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यानी कितने न्यूक्लियोटाइड्स पीछे, जगह चेंज है, वो आपकी बुक में प्रॉपर लाइन लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन बाइंडिंग साइट्स यही हैं। ले स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द म्यूटेशन एंड इट्स टाइप्स। आसान सा टॉपिक है, थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ले स्टूडेंट्स, here we go the mutations. What is mutation? सबसे पहले आप लोगों से मैं पूछता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को पता होंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें हो सकता है क्लियर ना हो। मेरी बुक में न्यूक्लियोटाइड्स भी चेंज लिखे हैं, बेटे क्या न्यूक्लियोटाइड्स लिखे हैं मुझे बताएं ज़रा, चेक कर लेते हैं आपकी बुक में कौन से न्यूक्लियोटाइड लिखे हैं, जल्दी से बताएं। ये जो आप बता रहे हैं ना, ठीक है, ये गलत नहीं है, ये एक्चुअली टाटा बॉक्स होता है, उसी की बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ये भी ठीक है। लेकिन हम लोगों ने अपनी दूसरे के मुताबिक है ना, जब हम लोग MPhil के अंदर या MSc के अंदर पढ़ते हैं ना, तो हम कंप्लीट टाटा बॉक्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं जो प्रोमोटर के अंदर होता है। सो यहाँ पे उसकी डिटेल्स नहीं है, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो सर ये टेस्ट आपने ख़ुद बनाया था क्या, क्यों? मैं बिरयानी बनाने वाला लगता हूँ आप हैं? अच्छा जी, हम लोगों ने डिस्कस करना था कि म्यूटेशन क्या होती है। म्यूटेशन बेसिकली चेंज इन DNA को बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि DNA के अंदर चेंज कैसे आता है, DNA के अंदर चेंज कैसे आता है। आपको पता है DNA कितना लंबा है, किसी को आइडिया है? आपकी बुक के मुताबिक अगर हम तमाम सेल्स के DNA को निकाल लें, हमारे जितने सेल्स हैं ना, अगर हम इन सारे सेल्स को के अंदर से DNA को बाहर निकाल लें और उनको एंड टू एंड लाइन अप कर दें, तो ये 100 बिलियन किलोमीटर 100 बिलियन किलोमीटर जो है ना, ये आप लोगों का बनेगा, ठीक है। 100 बिलियन किलोमीटर, ठीक है, इतना लंबा हमारे पूरे जिस्म में मौजूद DNA है। और ये इतना लंबा डिस्टेंस है कि हम लोग अर्थ से जुपिटर के 60 चक्कर लगा सकते हैं। जुपिटर आपको पता है एक प्लैनेट है अर्थ के अलावा, हम अर्थ से जुपिटर तक 60 मरतबा जा सकते हैं, 60 मरतबा। तो इतना लंबा DNA है, इस सारे DNA की आपको पता है रेप्लिकेशन हो रही होती है, हर वक्त हो रही होती है, हर वक्त सेल डिवाइड कर रहे होते हैं, सिवाय उन सेल्स के जो G0 फेज़ में हैं या जो डिवाइड नहीं कर रहे। बाकी सारे सेल जो डिवाइड कर रहे हैं उनकी रेप्लिकेशन हो रही है। तो इतना लंबा DNA है, बीच में गलती हो ही जाती है, यार इंसान है, ठीक है, इंसान मीन एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं। ये तो मैंने ह्यूमन एग्जांपल दिया, सबका यही हाल है, जिसमें जितने ज़्यादा क्रोमोसोम होंगे, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसका DNA उतना ज़्यादा होगा। सो इतना ज़्यादा DNA है, इसके अंदर तब्दीली, एरर, म्यूटेशन आ सकती है, ठीक है। सो रेप्लिकेशन के दौरान मिस्टेक हो सकती है, इतने बड़े DNA की जब रेप्लिकेशन तो मिस्टेक हो जाती है, या सम टाइम डैमेज हो जाता है। सो दो कॉजेज़ हैं बच्चों,
तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये होता क्या, दिस इज़ द चेंज इन डीएनए। डीएनए के अंदर तब्दीली आ जाती है। किस किस्म की आती है वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। आती क्यों है, व्हाट आर दी कॉजेज़। दो कॉजेज़ आपकी बुक में मेंशन है। फर्स्ट वन इज़ द मिस्टेक इन रेप्लिकेशन। सम टाइम रेप्लिकेशन के दौरान तब्दीली आ जाती है, और सम टाइम डैमेज, डीएनए किसी बाहर वाले फैक्टर की वजह से डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाता है और वो डैमेज होने की वजह से म्यूटेशन कॉज करता है। इसकी टाइप्स जो है ना वो दो तरह की हैं। टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, विद रिस्पेक्ट टू सेल्स दो तरह की टाइप्स हैं। सोमैटिक सेल्स म्यूटेशन, ऐसी म्यूटेशन जो सोमैटिक सेल्स के अंदर आती हैं, जैसे कैंसरस सेल्स की म्यूटेशंस हैं वो सोमैटिक सेल्स में आती हैं, या फिर जर्म लाइन सेल्स के अंदर जो म्यूटेशंस आती हैं। सोमैटिक सेल वाली अगली नस्ल में पास नहीं होती, इनहेरिट नहीं होती, डू नॉट इनहेरिटेड। ठीक है, सोमैटिक वाली जो होती हैं वो इनहेरिट नहीं होती, जबकि जर्म लाइन वाली जो होती हैं ये अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जर्म लाइन से आपको पता है या तो स्पर्म बनने हैं या एग बनने हैं। स्पर्म और एग से अगला बच्चा बनना होता है। सो अगले इंडिविजुअल के अंदर जो स्पर्म और एग इस्तेमाल हुआ है उसके दौरान म्यूटेशन आई थी, सो वो इनहेरिट हो जाएगी, म्यूटेशन से अगली नस्ल पे इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, अब म्यूटेशन आती कितनी जगह पे है, कहाँ आती है, कितनी सी होती है, वो हम लोग अभी इसकी टाइप्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ये मैंने आपको सेल्स के लिहाज से टाइप्स बताई है। अगर हमारे किसी इंडिविजुअल के सोमैटिक, जैसे कैंसर्स की जो म्यूटेशंस होती हैं, कैंसर की म्यूटेशंस जो होती हैं जिनसे कैंसर पैदा होता है वो सोमैटिक सेल में आती है। लंग्स कैंसर में आ गई, लंग कैंसर हो गया, ठीक है, उसके अलावा स्किन कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया। सो वो म्यूटेशन सोमैटिक सेल में है। वो अगर किसी को कैंसर है तो उसके बच्चों को कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर जर्म लाइन सेल से जब स्पर्म बन रहे हैं या एग बन रहे हैं उस वक्त म्यूटेशन आ जाएगी, तो अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाएगी। ये तो सेल्स के लिहाज से टाइप्स हैं। अब देखते हैं टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू नेचर। नेचर के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं, किस किस्म की म्यूटेशन हो सकती है। ठीक है, तो दो किस्म की म्यूटेशन हो सकती हैं। पहली होती है क्रोमोसोमल बड़ी म्यूटेशंस, जिनको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशंस। एबिरेशंस के उम्मीद है मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे होंगे, नहीं मैं गलत था, एक बी आता है और दो आर आते हैं। और दूसरी होती है बच्चों पॉइंट म्यूटेशंस। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के अंदर या एबिरेशंस के अंदर कई पॉइंट्स आ जाते हैं। मसलन आप लोगों ने पढ़ा था सम टाइम क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, सो क्रोमोसोम की एडिशन हो जाती है, एडिशन 2n+1 हो जाता है। सम टाइम डिलीशन हो जाती है, सम टाइम डिलीशन हो जाती है 2n-1। सम टाइम किसी क्रोमोसोम के टुकड़े के अंदर तब्दीली आ जाती है, उसमें भी हम +1 या -1 नहीं कह सकते, वो इंजर्शन इन्वर्जन्स वगैरह होती हैं। ठीक है, लेकिन पूरे पार्ट्स की नहीं होती, इन्वर्जन्स। ठीक है, इन्वर्जन्स में क्रोमोसोम जो है ना उसका हिस्सा उलट हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। सो इसमें इतना बड़ा कोई वो नहीं है, जब हम इनको पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी। कभी कभी क्रोमोसोम, जैसे अगर आपका क्रोमोसोम नंबर 5 है तो आपको पता है हमारी बॉडी में क्रोमोसोम नंबर 5 दो होते हैं, दो क्रोमोसोम नंबर 5 हैं। एक क्रोमोसोम नंबर 5 हमारे फादर से आया और एक मदर से आया। ठीक है, अगर इसमें 2 के बजाय 3 हो जाएं, 3 क्रोमोसोम नंबर 5 हो जाएं, तो ऐसी क्रोमोसोमल एबिरेशन को ट्राइसोमी 5 कहेंगे। या जो डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा था उसमें 21 2 मरतबा होने के बजाय 3 मरतबा होता है, तो इसलिए हम कहते हैं ट्राइसोमी 21। आम तौर पर हमारे सेल में 2 21st क्रोमोसोम होने चाहिए, लेकिन जब 3 मरतबा 21st क्रोमोसोम आ जाता है तो वो ट्राइसोमी कहलाता है। ठीक है, ट्राइसोमी कहलाता है। दिस इज द मेगा चेन। सम टाइम अब आप लोगों से मैं पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइसोमी वर्सेस ट्रिप्लॉइड। ट्राइसोमी में और ट्रिप्लॉइड में क्या फ़र्क है? एनीवन टेल मी।
अभी आप लोगों के कॉन्सेप्ट सीधे करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइसोमी एंड ट्रिप्लॉइड? अगर ये बच्चों को पता होगा तो इसका मतलब बहुत सियाने हो गए आप लोग। हाँ जी, कोई बताएगा? कोई बताएगा बच्चों, कौन सियाना है आप में से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राइसोमी एंड ट्रिप्लॉइड? लें जी, देखते हैं जी कौन सा बच्चा सही बताता है। यहाँ पे ये लाइन लिखने का मकसद ही है कि किसी क्रोमोसोम के पार्ट के अंदर भी तब्दीली आ जाती है। मैं बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अगर आपका क्रोमोसोम नंबर सपोज 7 है और ये क्रोमोसोम नंबर सपोज 8 है, हो सकता है 8 का इतना सा टुकड़ा यहाँ से कट कर इधर आके लग गया हो। ये चीज़ भी हो सकती है, यानी इसका टुकड़ा लॉस हो गया है, पूरा टुकड़ा लॉस हो गया है, पूरा क्रोमोसोम लॉस नहीं होगा। ठीक है, लें चेक करते हैं जी किस किस को पता है ट्राइसोमी में 3 सेट होते हैं और ट्रिप्लॉइड में 3 सेट हैं। लो स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको समझना है। ट्रिप्लॉइड का मतलब होता है एक पूरा सेट एक्स्ट्रा है। जिस तरह हमारी बॉडी 2 है ना, एक सेट फादर से आया और एक सेट मदर से आया हुआ है। सम टाइम 2 सेट पूरे फादर से और एक पूरा मदर से आ जाए तो वो ट्रिप्लॉइड हो जाता है। ठीक है, ट्रिप्लॉइड इस तरह ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, जानवरों में नहीं होता, प्लांट्स में आमतौर पर ऐसा होता है। और ट्राइसोमी का मतलब है 3 सोमा मीन बॉडी, यानी कोई स्पेसिफिक क्रोमोसोम 3 मरतबा आ गया है। और अभी जो मैंने आपको डाउन सिंड्रोम की मिसाल दी है ना, डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम इज अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम जो 3 मरतबा आ गया है। ट्राइसोमी में कोई स्पेसिफिक क्रोमोसोम 3 मरतबा आता है, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम में 18th क्रोमोसोम 3 मरतबा आ जाता है। और याद रखें, हमारे क्रोमोसोम नॉर्मल डाइसोमी में होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में नॉर्मल जो है ना क्रोमोसोम वो डाइसोमी में है। नॉर्मल क्रोमोसोम हमारे कौन से हैं जी? डाइसोमी में, सिवाय मेल्स के अंदर XY क्रोमोसोम, क्योंकि मेल में X 2 मरतबा नहीं है ना Y 2 मरतबा, X भी 1 मरतबा, Y भी 1 मरतबा। फीमेल्स के सारे क्रोमोसोम डाइसोमिक होते हैं, 2 होते हैं। ठीक हो गया। डाइसोमी इज द नॉर्मल कंडीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड होते हैं। हर क्रोमोसोम 2 मरतबा होता है, लेकिन जब क्रोमोसोम 1 मरतबा आ जाए, अगर किसी क्रोमोसोम की एक ही कॉपी मौजूद हो, मोनोसोमी का शिकार हो जाएगा। ये भी क्या है? क्रोमोसोमल एबिरेशन। और अगर किसी के अंदर एक कॉपी एक्स्ट्रा आ जाती है तो ट्राइसोमी का शिकार है, ये भी एबनॉर्मेलिटी है। डायसोमी इज द नॉर्मल कंडीशन। ये क्रोमोसोम के लिहाज से है, क्रोमोसोम के लिहाज से है। जबकि प्लॉइड डी जो होती है ना, वो पूरे सेट के हिसाब से होती है, जिसके अंदर पूरा सेट हम काउंट करते हैं। अगर मोनोप्लॉइड है तो एक सेट है, हैप्लॉइड जिसको कहते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड है तो एक सेट है, डिप्लॉइड है तो 2 सेट्स हैं, ट्रिप्लॉइड हैं तो 3 सेट्स हैं। कोई बताएगा हमारे ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉइड सेल्स नॉर्मली कहाँ पे पाए जाते हैं? ठीक है, नलोसोमी कहते हैं जब उस नंबर का कोई क्रोमोसोम भी मौजूद ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल नलोसोमी 3, 3rd क्रोमोसोम है ही कोई नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमारी बॉडी में नॉर्मली हैप्लॉइड सेल्स एग्जिस्ट करते हैं? नॉर्मली, एबनॉर्मली नहीं। आमतौर पर हमारी पूरी बॉडी डिप्लॉइड है, लेकिन सम सेल्स आर जनरली एंड नॉर्मली हैप्लॉइड। वो कौन से होते हैं? मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होंगे। शाबाश, स्पर्म और एग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख रहा हूँ, नीचे सही नज़र नहीं आता। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर जो चेंज आता है, उसके अंदर आपकी बुक में लिखा हुआ है इंजर्शन, डिलीशन और इन्वर्जन।
ठीक है, यानी ये पार्ट ऑफ क्रोमोसोम की एग्जांपल है, ये डिलीशन या इंसर्शन की एग्जांपल नहीं है। अब इन्वर्जन आपको करके मैं दिखा देता हूँ किस तरह क्रोमोसोम के अंदर एक हिस्सा इन्वर्ट हुआ होता है। इफ़ इट इज़ अ क्रोमोसोम स्टूडेंट्स, ये वाला हिस्सा जो है ना, अगर ये ऐसे लिखा हो, ये इधर नहीं, अब मैं आपको किस तरह समझाऊँ, हाँ इस तरह कर लेते हैं, 5 3, ये हिस्सा मैं इतना हिस्सा जो है ना, इतना हिस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, 5 3 2, ये इसका सीक्वेंस है। सपोज करें अगर ये उल्टा हो जाए तो इसका सीक्वेंस बनेगा 2 3 5। नाउ इट इज़ इन्वर्टेड, नाउ इट इज़ इन्वर्टेड, ये इन्वर्ट हो गया, 5 3 2 सीक्वेंस के बजाय 2 3 5 है। दिस इज़ कॉल्ड इन्वर्जन। मेरा ख्याल है कि आप लोग अब जो है ना बेटे याद रखें, ये इन्वर्जन जो है ना, ये क्रोमोसोमल एबेरेशन के अंदर भी आती है और पॉइंट म्यूटेशन के अंदर भी आती है। सो पॉइंट म्यूटेशन के अंदर आप लोगों को बेस लेवल पर दो किस्म की इसके अंदर होती है। एक बेस लेवल पर होती है, बेसिस जो होती है ना, नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोटाइड्स के लेवल पर आ जाती है, और दूसरी होती है जीन पोजीशन के लेवल पर, जीन की, यानी उसके अंदर जीन का सीक्वेंस नहीं बदलता, जीन की पोजीशन बदल जाती है। सो बेस लेवल के ऊपर कितनी इसके अंदर टाइप्स हैं? बेस सब्स्टिट्यूशन है, मीन बेस सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन के अलावा सम टाइम एक एक्स्ट्रा बेस आके लग जाती है, उसको इंजर्शन कहते हैं, इंजर्शन कहते हैं। सम टाइम एक बेस डिलीट हो जाती है, एक या एक दो बेसिस डिलीट हो जाती हैं, ठीक है, और उसको हम फिर डिलीशन का नाम देंगे, यहाँ से मिटा देते हैं। तो ये बेस है। फॉर एग्जांपल अगर एक जीन है, ये डीएनए के ऊपर एक जीन है, यहाँ पे इस जीन का सीक्वेंस जो भी था ए जी जी टी सी जी टी, तो टी की जगह हो सकता है ए लग जाए या सी लग जाए। सो दिस इज़ द सब्स्टिट्यूशन। अगर टी की जगह एक और यहाँ पे टी एक्स्ट्रा आ जाए तो ये इंजर्शन है। अगर ये वैसे ही रिमूव हो जाए, ए बेस न्यूक्लियोटाइड बेस जो है ना वो डिलीट हो जाए, तो वो फिर डिलीशन है। जीन पोजीशन के अंदर ट्रांसपोजिशन आ जाती है, ट्रांसपोजिशन आ जाती है, और उसके अलावा ट्रांसपोजिशन के अलावा रीअरेंजमेंट आ जाती है, रीअरेंजमेंट। सो ये जीन पोजीशन के अंदर मज़ीद दो तरह की टाइप्स आती हैं। आपने ये टेबल ड्रॉ कर लेना है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें ज़बानी याद हो जाएं, ठीक है। ले जी, मैंने इसको कैमरे को भी आगे कर दिया ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। मैंने बेसिस की तीनों टाइप्स आपको बता दी कि बेस लेवल पर अगर पॉइंट म्यूटेशन आती है, छोटी सी म्यूटेशन है, और ये क्यों आती है? ये आमतौर पर म्यूटाजेंस की वजह से आती है। कॉजेज़ के अंदर जो डैमेज होता है वो डैमेज म्यूटाजेंस कॉज करते हैं, और म्यूटाजेंस की एग्जांपल आपकी बुक में केमिकल्स और रेडिएशंस लिखी हुई हैं। केमिकल्स की वजह से मतलब आपने कोई टॉक्सिक जहरीला केमिकल खा लिया है, या कोई शुआएँ रेडिएशंस चली गई हैं, शुआएँ एक्स-रेज वगैरह अल्ट्रावायलेट रेज, वो नुकसान पहुँचाते हैं। केमिकल्स में सबसे मशहूर केमिकल कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हैं जो कैंसर की म्यूटेशंस कॉज करते हैं, सिगरेट के धुएं में होते हैं, सबको आइडिया है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोजिशन के अंदर आप लोगों को पता है जीन अपनी पोजीशन, अच्छा बेस लेवल पर अगर कोई तब्दीली आती है ना तो जीन के सीक्वेंस के अंदर चेंज आ जाता है। जीन पोजीशन में तब्दील आती तो जीन का सीक्वेंस नहीं चेंज होता, मीन TTGA CA वाले सीक्वेंस में कोई तब्दील, जीन पूरी उठकर अपनी जगह तब्दील कर लेती है, मीन C की जगह B आ जाती है और B की जगह C, यानी जीन पूरी पोजीशन तब्दील कर लेगी। और रीअरेंजमेंट के दौरान हो सकता है वो एक क्रोमोसोम से उठकर किसी और क्रोमोसोम पे जाके अरेंज हो जाए। सो रीअरेंजमेंट इस तरह से हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जीन के अंदर वाला जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं होता। इसी को हम MCQs में लिखते हैं, सीक्वेंस of basis, sequence of basis is not mutated in dash mutation, ठीक है। सीक्वेंस किसके अंदर चेंज नहीं होता? तो आपके पास अल्फा है,
एडिशन, एडिशन, बीटा है आपके पास इन सब्स्टिट्यूशन कर लें, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, और चार्ली कर लें आप लोग डिलीशन, डिलीशन, और डेल्टा आप लोग कर लें ट्रांसपोजिशन। किसके अंदर बच्चों बताओ, अब आपने एमसीक्यूज याद कर लेना है कि सीक्वेंस जो है ना बेसिस का वो तब्दील नहीं होता है। हाँ जी बच्चों, बेस वाली में सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल है जी, बिल्कुल एग्जाम्पल तो आप सबको पता है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको एग्जाम्पल्स सारी रिपीट करवाने चाहिए। बेस वाली में सब्स्टिट्यूशन की एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। हाँ जी, क्या आंसर बनेगा बच्चों इसका, आंसर बताओ जल्दी से। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू? सीक्वेंस ऑफ बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स इज नॉट म्यूटेटेड इन डैश म्यूटेशन। हाँ जी, वेरी गुड, ट्रांसपोजिशन आंसर होगा। ट्रांसपोजिशन के अंदर जीन के अंदर वाला सीक्वेंस नहीं, मतलब जीन पूरी की पूरी उठकर अपनी जगह तब्दील कर रही है। वो कहते हैं ना यार तू मेरी जगह आ जा, मैं तेरी जगह आ जाता हूँ। जब क्लास में बच्चे बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं ना यार तू मेरी जगह आ जा। या टीचर सम टाइम एक ही रो के अंदर आप लोगों की सीटें तब्दील कर रहा था, सम टाइम एक बच्चे को उठा के पीछे वाली रो में भेजता है और पीछे वाले बच्चे को उठा के अगली रो में ले आता है। सो ये जीन पूरी की पूरी चेंज होती है, तब्दील करती है अपनी पोजीशन को, लोकेशन को। सो इसके अंदर बेसिस का सीक्वेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर रिजल्ट्स क्या आता है, अगर बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है प्रोटीन का वो बदल जाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में हुआ। इंजर्शन के अंदर भी प्रोटीन की शेप चेंज हो जाती है। डिलीशन के अंदर भी प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड चूँकि मिसिंग हो जाएगा, ठीक है, इनएक्टिव होगी, प्रोटीन का पार्ट मिसिंग होगा। चेंज इन पोजीशन के अंदर सम टाइम जो बी प्रोटीन जो बनेगी वो हो सकता है रेगुलेट हो सकता है, क्योंकि जीन का सीक्वेंस नहीं तब्दील हुआ, में भी वो रेगुलेट हो सकती है, क्योंकि जीन पूरी की पूरी मौजूद है लेकिन कहीं और है। अब पता नहीं कहीं और, अगर एक बंदे ने दुकान तब्दील की है, किसी और बाज़ार में बनाई है, में भी चल जाए, में भी ना चले। एक बच्चे की सीट चेंज की है, में भी वो काम करे, में भी ना करे। सो इसके अंदर प्रोटीन रेगुलेट होगी लेकिन डिफरेंट तरीके से होगी, डिफरेंट उसकी रेगुलेशन डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, रेगुलेशन। और रीअरेंजमेंट के दौरान जो रेगुलेशन है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि उसकी लोकेशन क्रोमोसोम के ऊपर बिल्कुल ही टोटली लोकेशन उठकर बिल्कुल ही किसी और सीट पर चला गया। एक तो बिल्कुल अपने साथ वाले से सीट चेंज की है, ट्रांसपोजिशन के अंदर साथ वाले से सीट चेंज होती है, और रीअरेंजमेंट में तो बिल्कुल ही किसी और हिस्से पे जाके उसकी न्यू लोकेशन आती है। सो दुकान साथ वाली दुकान में शिफ्ट की तो ट्रांसपोजिशन, अगर किसी दूर जगह पे जाके उसी रो में चेंज की या पीछे वाली रो में चेंज की तो वो रीअरेंजमेंट है। इसके अंदर भी वो डिफरेंट तरीके से रेगुलेट होगी। सेट का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर दें बेटे। सेट का कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। आप सबको पता है स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं और एग के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। इन दोनों को हम हैप्लॉइड मानते हैं। 1n स्पर्म है और 1n ही एग है। ये एक एक सेट है क्रोमोसोम का, एक एक सेट है। मेन क्रोमोसोम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 23 तक स्पर्म में है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 से लेके 23 तक एग में भी है। जब ये दोनों फर्टिलाइज होंगे तो एक जायगोट बनेगा। ये जो जायगोट बनेगा ना बच्चों, इसमें ये दोनों सेट्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे। अब इसमें दो सेट हैं। एक यानी अगर आप लेडीज़ हैं तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। अगर कोई बेटी है तो उनको एक सेट चूड़ियों का अब्बू दे दे और एक सेट चूड़ियों का अम्मी दे दे, तो दो हाथों में दो सेट चूड़ियों के होंगे ना। सो इसी तरह दो सेट क्रोमोसोम के आएंगे तो वो जायगोट डिप्लॉयड होगा, मेन 2n होगा। मेन पूरा सेट एग से और पूरा सेट फादर यानी स्पर्म से आया। एडिशन में भी तो सीक्वेंस सेम रहता है। कैसे सीक्वेंस सेम रहता है बेटा, चेक करें। टी टी जी सी टी टी ए जी, ये सीक्वेंस है। अगर इस जगह पर आकर कोई एक्स्ट्रा बेस लगती है, सी एक्स्ट्रा आ गई है एडिशन, तो क्या सीक्वेंस सेम है? देखें बीच में एक्स्ट्रा सी है, सीक्वेंस इज नॉट सेम, एक्स्ट्रा आ गया,
ठीक है, एक चीज़ एक बेस एक्स्ट्रा तो सीक्वेंस सेम नहीं है। ले स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कब प्रोटीन काम नहीं करेगी और कब प्रोटीन म्यूटेशन के बाद रेगुलेट डिफरेंट तरीके से होगी, वो आप टेबल में से याद कर सकते हैं। और पॉइंट म्यूटेशन में एक और एग्जांपल फिनाइल कीटोनूरिया की भी है, जिसमें फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज का जो एंजाइम है वो डिफेक्टिव होता है, उसकी जीन में मसला होता है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें बच्चों, और इसको अच्छी तरह याद कर लें और देख लें। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।